सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के बसंत में पाठ लगा हुआ है पाठ 17 सांस सांस में बांस। हमने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था कि बांस का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, बांस से किस तरह चीज़ें बनती हैं, बांस कैसे आया, ठीक है, बांस का क्या उपयोग है, बांस भारत में कहाँ पाया जाता है, किन राज्यों में अधिक पाया जाता है, और इसको लिखने वाले कौन है, एलेक्स जॉर्ज। ये एक निबंध है और ये इसका अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका अनुवाद किया शशि सबलोक ने। शशि सबलोक। तो हम लोग इसका जो है अनुवाद पढ़ रहे हैं इस पाठ का, ठीक है, एक अनुदित पाठ है। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व भारत का, जो उत्तर पूर्व जहाँ 7 राज्य हैं, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो वहाँ राज्य हैं, ठीक है, मेघालय। तो हम वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। अब जुलाई से अक्टूबर तक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, घनघोर बारिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो ऐसे में क्या होता है, जब पानी गिरता है तो लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है, तो लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है। ऐसे में क्या करते हैं, वो खाली समय में बांस को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वहाँ जो है बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उनका जीवन यापन जो है बांस पर निर्भर करता है, बांस से वो चीज़ों को बनाते हैं और वही से उसी से उनका जीवन यापन होता है, ठीक है। आमतौर पर वो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। 1 से 3 साल का जो 3 साल की उम्र वाला जो बांस होता है, ठीक है, उसी बांस को लोग चुनते हैं। मतलब ऐसा बांस जो 1 से 3 साल पुराना हो गया, उसी को लोग चुनते हैं। अधिक बूढ़ा बांस जो होता है वो सख्त हो जाता है और आसानी से टूट जाता है, तो इसको लोग नहीं चुनते हैं। और ये क्या करते हैं, बांस को जब काटते हैं तो उससे उसकी शाखाओं और पत्तों को अलग कर देते हैं। इनको केवल बांस, ठीक है, बल्लीनुमा जो बांस होता है वही चाहिए होता है, ठीक है, उसकी जो शाखाएं होती है उसको काट देते हैं, पत्तों को काट देते हैं। और ये लोग ऐसे बांसों को चुनते हैं जिनकी गांठें दूर हो। आप देखते होंगे जब हम लोग गन्ना खाते हैं तो गन्ने के भी हम लोग गन्ने को जब छीलते हैं तो हमको बीच में गांठ मिलती है। वैसे जो बांस होता है, तो एक बांस ऐसा होता है जिसकी गांठें बड़ी पास पास होती हैं। तो ये लोग ऐसे बांस को नहीं चुनते, क्योंकि ऐसे बांस से कुछ बनेगा नहीं, ये गठान होती है, गांठ होती है, यहाँ पर बांस टूट जाते हैं। लोग ऐसे बांस को चुनते हैं जिसकी गठानें दूर दूर होती है, वही अच्छा बांस होता है। तो ऐसे बांस को चुनेंगे तो ये जो बीच वाली पोर्शन यहाँ जो पत्तियां निकलेंगी, ठीक है, वो अधिक लचीली होंगी। और 1 से 3 साल का लोग बांस चुनते हैं। आगे देखिए, इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। अब एक चाकू होता है जिसको हम बोलते हैं दाव, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, ये इसका नुकीला सिरा होता है। ये इसको बोलते हैं फाल। जैसे आप देखें चाकू जो होता है उसका अगले जो सिरा होता है बहुत पतला नुकीला चमकता हुआ रहता है, ठीक है, वैसे ही फाल होता है। इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के फिर उसको बांस को छीला जाता है। कभी आप गन्ने की दुकान पर जाएं जहाँ गन्ने का जूस निकाला जाता है, वहां आप जाकर देखें तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो दाव होता है चौड़े चांदी से फाल वाले चाकू से इन्हें छिलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। मैंने आपको बताया खपच्चियां क्या होती है, पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बांस के लंबे लंबे, ठीक है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, मतलब पहले से डिसाइड कर जाता है खपच्चियों की लंबाई कितनी रखनी है, ज्यादा लंबी रखनी है, कितनी लंबी रखनी, छोटी रखनी, बड़ी रखनी, पहले तैयार की उनको क्या बनाना उस हिसाब से। मसलन आसन जैसी छोटी चीज बनाने के बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। कि अगर आसन बनाना है बैठने के लिए तो बांस को हर एक गठान से काटा जाएगा। जैसे बांस है, अभी इसकी गठान है, तो अगर आसन बनाना है तो बांस को यहां से काट दिया जाएगा, यहां से काट दिया जाएगा, यहां से काट दिया जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी पतली पतली खपच्चियां बनाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। लेकिन अगर टोकरी बनाना है तो उसके हमें क्या चाहिए, उसके हमें लंबी लंबी ऐसी खपच्ची चाहिए जिसमें गठाने जो है दूर दूर हों, और हमें 3 या 4 गठाने चाहिए। मतलब बांस कैसे काट जाएगा ऐसे,
जिसमें 3 या 4 गांठ डालें ताकि एक लंबी खपच्ची हमें मिल सके और उसको मोड़ करके फिर धीरे धीरे हम टोकरियों को बिन सकें, ठीक है। यानी यहाँ से कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब टोकरी को छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है या बड़ा टोकरा बनाना है, ये डिपेंड करता है। उसी हिसाब से फिर उन गठानों की लंबाई को निर्धारित किया जाएगा। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। जो खपच्चियां होती हैं उनकी चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। अगर खपच्चियां ज्यादा चौड़ी हो जाए तो किसी काम की नहीं होती है। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं, फिर उनको चीर दिया जाता है, ठीक है, बीच से फाड़ा जाता है और पतली पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती। अब वो चीज पतली है तो लचीली है, ज्यादा मोटी होगी तो टूट जाएगी, लचीली नहीं हो पाएगी। भाई अगर आपको एक मान लीजिए एक छड़ी दे दी जाए बांस की, ठीक है, आप उसको मोड़ने का प्रयास करें तो नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं मोड़ पाएंगे। लेकिन अगर उसको पतला कर दिया जाए, पतली खपच्ची निकाल दिया तो आप उसको गोल तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। तो जो पतली खपच्चियां होती हैं आसानी से मुड़ जाती हैं, पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है, ठीक है। खपच्चियां चीरना किसका काम है? उस्तादी का काम है। उस्तादी का मतलब क्या है? ये हुनर है, ठीक है, दक्षता। सबको नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जो इसमें माहिर होगा वही इस काम को कर सकेगा, ठीक है। लोग नहीं बोलते भाई आप तो उस्ताद हैं, आप तो गुरु हैं, मतलब आप इस काम में दक्ष हैं, ठीक है ना। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। और जो खपच्चियां हैं उनकी मोटाई भी बराबर बनाए रखना है कि एक खपच्ची दूसरी खपच्ची से अधिक मोटी ना होने पाए, ठीक है। ये भी एक हुनर है, ठीक है, ये सबको नहीं आता। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। अब इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, मतलब लोग बहुत कई सालों तक मेहनत करते हैं, साथ में रहकर सीखते, तब उनको जाकर ये हुनर यानी कलाकारी। हुनर का मतलब क्या है? किसी विशेष चीज को बनाने का तौर तरीका, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कलाकारी। जैसे कुछ लोगों के पास कलाकारी होती है, वो कागज से किसी भी तरह की चीज बना सकते हैं। कुछ लोग अपने नाखून से चित्र बना डालते हैं, ठीक है, तो ये कलाकारी है। कुछ लोग आप घर में देखते होंगे मम्मी को या दीदी को, वो लोग किसी भी रंगोली बहुत अच्छी बनाती है, उनके पास कलाकारी। उनको आटा दे दो, मिट्टी दे दो, कुछ भी किसी भी चीज से वो रंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कलाकारी सबके पास नहीं होती, हर व्यक्ति के पास अपना एक हुनर होता है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे जो है वो बहुत सुंदर लिखते हैं, किसी भी चीज से लिखेंगे तो बहुत सुंदर लिखेंगे, ठीक है। उनको मिट्टी दे दी, उससे वो लिखना शुरू कर देंगे, डिजाइन बना देंगे बहुत अच्छा। कुछ बच्चे मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं, किसी भी चीज से बना सकते हैं, उनके पास हुनर होता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें फांस निकली होती है, वो हाथ में लग सकती है, इसलिए उसको चिकना बनाया जाता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव माने यही, ठीक है, ये जो फाल वाला चाकू, ये काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की तरफ दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। मतलब जो खपच्ची होती है उसको बाएं हाथ में रख लिया जाता है और दाव ऐसे पकड़ लिया जाता है, ऐसे दाव ऐसे पकड़ जाता है, मतलब ऐसे। और ये तर्जनी उंगली को बोलते हैं, हम बताएंगे इसके बारे में। इसको दाव के नीचे से लगा दिया जाता है, ठीक है, और इससे दाव पर दबाव बनाया जाता है और खपच्ची को बाएं हाथ से ऐसे ऐसे खींचा जाता है। तो दाव जब दबता है तो उससे घिसाई हो जाती है उस खपच्ची की, और उसका जो उसमें जो नुकीले सिरे निकले होते हैं वो सब घिस जाते हैं और घिस कर वो चिकना हो जाता है। और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जब तक वो पूरी तरह से चिकना ना हो जाए। खपच्ची जब तक एकदम चिकनी हुई तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। उसके बाद खपच्चियों को रंगा जाता है। कैसे? इसके लिए ज्यादातर गुड़हल इमली के पत्तियों का आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गुड़हल और इमली की जो पत्तियां होती हैं उससे खपच्चियों को रंगा जाता है। देखिए इमली की पत्ती तो आप जानते हैं, ठीक है, ऐसे इमली की पत्तियां आप देखे होंगे ऐसे, ठीक है ना, उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पत्तियों को एक साथ लेकर के फिर उसको रंगा जाता है। और गुड़हल आप सभी जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, फूल होता है गुड़हल का। तो यहाँ से आप देखते होंगे बीच से कैसे भाग कर रहा है इसका, और यहाँ पर ऐसे पराठा लगे। इसको हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं या इसको जपा कुसुम भी बोलते हैं। गुड़हल को जपा कुसुम भी कहा जाता है, जपा कुसुम। तो जो हिबिस्कस का फूल होता है लाल रंग, कई रंग का होता है, ठीक है, तो उससे जो है
खपच्चियों को रंगा जाता है। अब देखिए आगे, काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अगर खपच्चियों का रंग काला बनाना है तो जो आम की छाल होती है उसकी छाल में खपच्चियों को रख करके उसको लपेट करके मिट्टी में दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई, और बांस की बुनाई जैसे बाकी चीजों की बुनाई होती है वैसे ही बांस की बुनाई भी होती है। कैसे? पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक कर डिजाइन बनता है पलंग के निवाड़ की बुनाई की तरह। ठीक है, देखिए मतलब आड़ा तिरछा रखा जाता है ऐसे पत्तियों को, उसके बाद फिर उसकी बुनाई होती है जब तो उससे चेक का डिजाइन बनता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके, जैसे निवाड़ की बुनाई होती है, खटिया जो होती है या पलंग जो होता है उसमें जो निवाड़ जैसे बुनाई होती है एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके उसकी बुनाई की जाती है। ठीक है, ट्विल बनाना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तारों के ऊपर और नीचे से जाता है। ट्विल भी एक प्रकार का बर्तन है, तो अगर उसको बनाना होता है, ठीक है, ट्विल तो 2-3 तारों के ऊपर से नीचे किया जाता है, मतलब 3, उसके बाद फिर इसके ऊपर से, उसके बाद एक नीचे, फिर 3 ऐसे करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जब हम टोकरी बनाते हैं तो एक चेक का डिजाइन बन जाता है उसमें। ठीक है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। अब ऐसा करके कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। अब जब हम टोकरी को बनाते हैं तो क्या होता है, बिनते बिनते नीचे से बिनना शुरू करते हैं उसको टोकरी को, तो ऊपर की तरफ जो खपच्चियाँ आती हैं तो उनको जो है मरोड़ करके एक दूसरे पर चोटी की तरह उसको गूंथ दिया जाता है। ठीक है, और या फिर उसको काट करके और वहीं पर ठूंस दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो बाहर ना निकले। ठीक है, और टोकरी आपकी तैयार हो जाती है, फिर चाहे आप इसको बाजार में बेचिए या घर पे काम दें। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ बच्चों। ठीक है, आप लोग पाठ को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसके उत्तर खोजने का प्रयास करें। हम आपको थोड़ा सा होली के बारे में बता देते हैं। ठीक है, कुछ उंगलियों की जानकारी आई है, यहाँ पर एक तर्जनी शब्द आया था। ठीक है, देखिए जैसे ये हाथ है, इसको बोलते हैं अंगुष्ठ या अंगूठा। ये है तर्जनी जो बड़ी उंगली के ठीक बीच में या अंगूठे के बगल में होती है। ये है मध्यिका या इसको मध्यमा भी बोलते हैं। इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको लोग अंगूठी पहनते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं। ठीक है, और ये है कनिष्ठा, इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। तो थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका या मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ठीक है, एक बार हम इसका चित्र बनाते हैं, आपको देखिए। ये हमारा अंगूठा हो गया, ये हो गई तर्जनी, ये हो गई मध्यमा या मध्यिका इसको हम बोलते हैं, ये हो गई अनामिका और ये हो गई कनिष्ठा। ठीक है, तो ये हो गया अंगूठा, ये हो गई तर्जनी, ये हो गई मध्यमा, इसको मध्यिका भी बोलते हैं। ये हो गई अनामिका, इसको इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं, और ये हो गई कनिष्ठा। बांस के जरिए हमको इस पार्ट से इनकी भी जानकारी मिली, एक बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ठीक है, तो आप जब इसके प्रश्न उत्तर लिखे तो एक पेज पर इसका चित्र बनाकर हाथ रखिए, इसे उसका चित्र बनाइए और फिर उसका नामकरण कीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी चीजें भी याद रहेंगी। तो अब इस पाठ में बस इतना ही बच्चों।